भी लेक्चर पढ़ते हो, ठीक है, या फिर अगर आप बुक से पढ़ते हो या फिर 2 घंटे की कोई भी नॉलेज एक्वायर करते हो, तो उसके बाद में आप 1 घंटे की प्रैक्टिस कर लो और 15 मिनट या 10 मिनट का रिवीजन कर लो। फाइनल ईयर का बच्चा कैसे फोकस करेगा? क्योंकि जो बच्चा फाइनल ईयर में आता ना, मेरे हिसाब से वो सारे सब्जेक्ट जो आपने बोले लाइक टीओसी, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, सीओए, ये मोस्टली सब्जेक्ट जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट है। देखो, टाइम यूटिलाइजेशन के ऊपर भी मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि वो एक ऐसी चीज है कि वो कभी ना कभी आपको सीखनी पड़ेगी। तो मैं वर्किंग हूँ तो मैं नहीं कर सकता, ये मेरे लिए नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा और यूटिलाइजेशन टाइम का प्रॉपर मैनर में करना पड़ेगा। बाबा सर, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन मैं आज आपसे पूछना चाहूँगा जो काफ़ी बच्चों का रहता है कि सर मैं सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का स्टूडेंट यानी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ या मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो मैं कैसे गेट के लिए प्रिपेयर करूँ, कैसे टाइम निकालूँ, क्या मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सर? तो बाबा सर, इसके बारे में आपका क्या इनपुट है? देखो, अगर सबसे पहले हम लोग कॉलेज गोइंग बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं कि कॉलेज जब बच्चा कॉलेज में होता है तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब वो गेट प्रिपेयर करने के लिए जाता है, तो सबसे पहले हम उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है कॉलेज गोइंग बच्चों की, वो ये होती है कि उनका जो एक ट्रैवलिंग का इशू होता है कि 9 to 5 आपकी जो है वो कॉलेज है, उसके पहले भी 1 घंटा होता है, उसके पहले बाद में भी 1 घंटा जो है, उसके पहले 1 घंटे की ट्रैवलिंग हो जाती है और बाद में 1 घंटे की ट्रैवलिंग हो जाती है। तो अगर आप टोटल इफेक्टिव आवर्स कैलकुलेट करोगे तो वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो ट्रैवलिंग, कॉलेज और ट्रैवलिंग में चले जाता है। तो कुल मिला के उसको शाम को या फिर रात में 2 से 3 घंटे ही मिलते हैं और उसको सबसे पहला ये प्रॉब्लम लगती है कि क्या ये 2-3 घंटे में रोज पढ़ने से गेट एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाता है गेट एग्जामिनेशन क्लियर। बट सबसे पहली जो आपको इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है कि कॉलेज की जो भी चीजें होती हैं आप उसको घर तक मत लेके आइए। कॉलेज में जो कुछ भी असाइनमेंट्स मिलता है, मतलब कॉलेज की जो कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉलेज के जो कुछ भी असाइनमेंट्स मिलते हैं, आप उसको घर तक मत लेके आइए। आप ट्राई करिए कि उसको कॉलेज में ही करने के लिए, जैसे आपको अगर असाइनमेंट मिलता है तो आप असाइनमेंट जो है वो कॉलेज में ही कर लीजिए। तो आपका कोई भी काम जो है वो कॉलेज का घर पे नहीं आ रहा है, तो घर पे आपको 2 से 3 घंटे मिल जा रहे हैं। अगर आप 2 घंटे का कोई भी लेक्चर पढ़ते हो, ठीक है, या फिर अगर आप बुक से पढ़ते हो या फिर 2 घंटे की कोई भी नॉलेज एक्वायर करते हो, तो उसके बाद में आप 1 घंटे की प्रैक्टिस कर लो और 15 मिनट या 10 मिनट का रिवीजन कर लो। तो अगर ये चीजें आप कंटिन्यूअस 5 से 6 महीने या 8 महीने करते हैं तो कॉलेज में रहते हुए भी ये चीजें बड़ी आसानी से क्लियर की जाती है, जो बच्चे कॉलेज गोइंग हैं। ठीक है, आप इस पे क्या कहना चाहोगे सर? यस सर, आपने एकदम सही कहा, क्योंकि जो बच्चा सेकंड ईयर में और थर्ड ईयर में है उसके पास बहुत ज़्यादा समय है। बिकॉज फाइनल ईयर में सर बाबा सर वो कहीं ना कहीं प्लेसमेंट में और प्रोजेक्ट में, मेजर प्रोजेक्ट में बिजी रहता है, लेकिन सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, अपना समय दे सकता है। लेकिन सर लास्ट ईयर वाले बच्चों के साथ ये भी तो होता है कि वो सेकंड और थर्ड ईयर के जितने भी सिलेबस होते हैं तब तक वो कवर कर लिया रहता है। भले से उसके पास प्रोजेक्ट्स होते हैं लेकिन उसके पास सब्जेक्ट का नॉलेज भी तो आ जाता है जो ऑलरेडी उसने सेकंड और थर्ड ईयर में किया होता है। लेकिन सेकंड ईयर वाले बच्चों को अभी तक, जैसे अब मैं एग्जांपल लूं, एल्गोरिथम कुछ लोगों को सेकंड ईयर में नहीं होता, कुछ यूनिवर्सिटीज नहीं करवाती है, ठीक है, तो सेकंड ईयर में वो बच्चा एल्गोरिथम नहीं पढ़ा रहता है, लेकिन लास्ट ईयर में जो रहता है सर उसके पास में सब्जेक्ट का ग्रैबिंग तो होती है। यस, वो तो उसका एडवांटेज होता ही है उसके पास, लेकिन उसके साथ साथ उसको एक बैक आउट द माइंड कहीं ना कहीं प्लेसमेंट और मेजर प्रोजेक्ट का भी टेंशन रहता है। हाँ। तो अगर बच्चा, क्योंकि आपको पता है अभी गेट थर्ड ईयर में मैनेज कैसे किया जाए, हाँ वो उस पर भी मैं आता हूँ। जैसे आपको पता है गेट थर्ड ईयर वाला स्टूडेंट भी दे सकता है, तो अगर वो सेकंड ईयर से स्टार्ट करता है तो सेकंड ईयर में उसने काफ़ी सब्जेक्ट जो उसके करिकुलम में वो किए, थर्ड ईयर में किए, तो वो थर्ड ईयर में अच्छा परफॉर्म करके रैंक ला के और फाइनल ईयर में अपने मेजर प्रोजेक्ट और प्लेसमेंट पे फोकस कर सकता है। अगर उसको ओनली वो गेट का स्कोर कार्ड किसी पीएसयू में जाना है उस पर फोकस कर सकता है। अब बात आपका दूसरा क्वेश्चन कि फाइनल ईयर का बच्चा कैसे फोकस करेगा, क्योंकि जो बच्चा फाइनल ईयर में आता है ना, मेरे हिसाब से वो सारे सब्जेक्ट जो आपने बोले लाइक टीओसी, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, सीओए, ये मोस्टली सब्जेक्ट जो भी जितने टेक्निकल सब्जेक्ट है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, वो सारे सब्जेक्ट वो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में पढ़ लेता है, तो उसका बेस क्लियर रहता है। तो फाइनल ईयर वाले बच्चा जैसे गेट की प्रिपरेशन ज्वाइन करता है या गेट की तैयारी करता है, तो उसमें वो क्या करेगा, जितने भी क्वेश्चंस हैं और उसका जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है उन सबको फील करके आराम से सोल्व करके ज़्यादा नंबर ऑफ प्रैक्टिस करके वो आराम से कर सकता है। और सेकेंड एंड थर्ड ईयर वाले के पास समय होने के कारण वो उसको एक्सप्लोर कर सकता है और उन सब्जेक्ट में काफ़ी डेप्थ में जाके और अच्छा रैंक ला सकता है और फाइनल ईयर एकदम टेंशन फ्री अपने मेजर प्रोजेक्ट में और प्लेसमेंट में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर सकता है। और बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरीज भी मेरे पास आया था कि सर हम जैसे कि अगर एक सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो होता क्या है कि जैसे एक महीने मैंने एक सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, फिर दूसरे महीने दूसरे सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ,
फिर तीसरे महीने में क्या होता है कि जो सर फर्स्ट वाला सब्जेक्ट हमने पढ़ा था वो कम्प्लीटली आउट ऑफ दिमाग से चले गया। तो सर कॉलेज के बाद में अगर 2-3 घंटे का ही टाइम मिल रहा है तो मैं तीसरे वाले सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करूंगा। तो जो पहला वाला सब्जेक्ट है उसका रिवीजन कैसे करूं मैं? सर उसके लिए थोड़ी सी प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा। उसके लिए क्योंकि आपने सुना है प्रैक्टिस करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान। इस पे मैंने एक बच्चे से बात की थी, वो अभी जो है वो पास्ड आउट हो गया है और अच्छे एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है। Okay. अच्छा रैंक आया था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। लेकिन मैंने जब उससे पूछा था कि जब तुम कॉलेज में थे और तुम कॉलेज के साथ में तुमने अच्छा रैंक निकाला था तो तुम ये रिवीजन कैसे करते थे? तो उसने ये बोला था कि सर कि जैसे अगर मैं मंडे को कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ या फिर कोई भी सब्जेक्ट का नॉलेज एक्वायर कर रहा हूँ तो वो जो 2 घंटे होते थे उसका मैं नोट्स बनाता था और उस नोट्स को मैं क्या करता था, मैं अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता था। तो जो मेरी ट्रैवलिंग के इश्यूज होते थे, जैसे मैं 1 घंटे अपने घर से कॉलेज की तरफ जा रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं कि सारे बच्चों के ट्रैवलिंग इश्यूज हो, लेकिन बहुत सारे बच्चों के ट्रैवलिंग इश्यूज होते हैं। तो जब मैं वो रिकॉर्डिंग कर लेता था वो शॉर्ट नोट्स का, और जब मैं कॉलेज जाता था तो इन दैट मोड या फिर इन दैट मोड ऑफ ट्रैवलिंग मैं उस चीज को सुनता रहता था। तो जैसे अगर आप सब्जेक्ट 1 पढ़ लिया, आपने सब्जेक्ट 2 पढ़ लिया और सब्जेक्ट 3 पे हो, तो आप सब्जेक्ट 1 के जो है वो शॉर्ट नोट्स जो है वो आप सब्जेक्ट 3 के साथ में रिवाइज कर सकते हो ट्रैवलिंग में, या फिर कभी कॉलेज में आपको 10 मिनट मिल गए या 15 मिनट मिल गए। तो ये एक रिवीजन वाली चीज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर क्या बच्चों को रिवीजन के ऊपर भी ध्यान देना यस सर, चाहिए? और आपने एकदम सही बोला इस चीज पे। सेम थिंग आई हैव डन ऑल्सो। व्हाट आई डिड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, उस जब मैं तैयारी करता था मैं भी अपने शॉर्ट नोट्स बना लिया। जैसे ही कॉलेज में भी अगर फ्री लेक्चर है, मान लीजिए टीचर नहीं आया है या फ्री पीरियड है, लाइब्रेरी पीरियड है, तो आई वेंट लाइब्रेरी एंड रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग। तो वो जो टाइम यूटिलाइजेशन है वो बच्चों को इफेक्टिवली करना चाहिए। और सेकंड ईयर का स्टूडेंट हो, चाहे थर्ड ईयर का स्टूडेंट हो, चाहे फाइनल ईयर का, अगर उसने टाइम यूटिलाइजेशन सीख लिया तो डेफिनेटली वो गेट में अच्छा रैंक, नॉट ओनली इन गेट, इन एनी एग्जामिनेशन, इन लाइफ, एनी एग्जाम वो अच्छा परफॉर्म करेगा सर। देखो टाइम यूटिलाइजेशन के ऊपर भी मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि वो एक ऐसी चीज़ है कि वो कभी ना कभी आपको सीखनी पड़ेगी। मतलब शायद वो अभी हो सकता है कि सेकेंड ईयर में आप टाइम यूटिलाइजेशन सीख लो, या फिर कुछ एक चीज़ होती है कि हम बहुत केयरलेस नेचर होता है हमारा टाइम को लेके, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ में, वो हमारे साथ में भी था जब हम भी कॉलेज में थे, तो वो भी एक केयरलेस नेचर होता है। एक इंजीनियरिंग ब्लड में वो Yes. केयरलेस नेचर होता है कि असाइनमेंट 20 को देना है तो हम 22 को देते थे या फिर 19 को देते थे, ठीक है। तो टाइम यूटिलाइजेशन पे एक ही चीज मैं बोलूंगा, वो सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, लास्ट ईयर में हो, टाइम यूटिलाइजेशन एक ऐसी चीज है जो आपको कभी ना कभी सीखनी होगी। या आप लाइफ में 4 साल के बाद में सीखो या 10 साल के बाद में सीखो, शादी होने के बाद में सीखो, या फिर एट द एज ऑफ 60, मतलब कुछ लोग एट द एज ऑफ 60 में भी टाइम यूटिलाइजेशन सीखते हैं। आप इसे जितना पहले सीख लो उतना बेहतर होता है आप लोगों के लिए टाइम वो यूटिलाइजेशन। कहते हैं ना, इंजीनियर से अगर पूछा जाए कि ये फॉर्म निकला है तो इंजीनियर एक ही क्वेश्चन पूछता है, इसकी लास्ट डेट कब है। तो वो चीज़ से थोड़ा सा ओवरकम करना होगा अपन को, और थोड़ा सा सिंसियरली एफर्ट्स करने होंगे। आपका इसमें कॉलेज का प्रिपरेशन बिल्कुल हैम्पर नहीं होगा, बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग इन गेट प्रिपरेशन, वही सब्जेक्ट जो अपन बीटेक में पढ़ रहे हैं, उन्हीं सब्जेक्ट को अपन थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट से मोर डेप्थ में विद क्वेश्चंस प्रैक्टिस, विद प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस, वही सब्जेक्ट अपन सीख रहे हैं। लाइक वही डेटा स्ट्रक्चर आप सेकंड ईयर में पढ़ाते हैं, वही डेटा स्ट्रक्चर या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सेकंड ईयर में हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डीबीएमएस, सीओए, टीओसी, कंपाइलर, वही सब्जेक्ट अपन गेट प्रिपरेशन की जर्नी में सीख रहे हैं। तो ऐसा तो है ही नहीं कि अपन कोई दूसरा सब्जेक्ट सीख रहे हैं, जो सब्जेक्ट उस बच्चे के भी सेमेस्टर में चल रहा है वही चीज़ वहाँ कर रहे हैं। तो इससे कॉलेज की स्टडी में बिल्कुल हैम्पर नहीं होता है। इवन कॉलेज की जो रिजल्ट होते हैं, एग्जाम होते हैं, उसमें भी उसको एडवांटेज मिलता ही मिलता है। तो मतलब हमारे डिस्कशन से अभी तक जो हम डिस्कस किए हैं उसमें ये 3 चीज़ें बहुत गहरे तरीके से निकल के आई है। पहला तो ये है कि आपको टाइम यूटिलाइजेशन करना है, दूसरा तो ये है कि आपको रिवीजन करना है, और तीसरी चीज़ ये है कि कॉलेज का जितने भी काम होते हैं वो आप कॉलेज में ही रखो। तो अगर आप रोज़ भी 3 घंटे देते हो तो ये इफेक्टिव है 6 से 8 महीने में। हाँ, सैटरडे संडे आप ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स दे सकते हो, इस पर आप 6 घंटे बैठ सकते हो, 8 घंटे बैठ सकते हो, ठीक है। इस तरीके से अगर आपने 6 से 8 महीने बहुत जम के पढ़ाई कर ली, अच्छे से रिवीजन कर लिया और प्रैक्टिस कर लिया, तो आराम से आपका गेट निकल जाता है। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि सर कितने क्वेश्चंस करने चाहिए। तो भाई एक मंत्र, एक बच्चे से मैंने पूछा था कि भाई तेरा रैंक कैसा है, तो उसने बोला कि सर मैं 50 क्वेश्चन जो है वो रोज करता था।
तो मैंने भी ये चीज़, अच्छा फैकल्टी एक चीज़ ऐसी होती है कि सर हम अपने एक्सपीरियंस तो शेयर ही करते हैं, लेकिन हम अपने 12 साल 15 साल का जो हमारा एक्सपीरियंस है हम और भी बच्चों से पूछते आते हैं, और वो एक्सपीरियंस भी वो एक टूल बन जाता है, तो कि आगे फ्यूचर जनरेशन जो गेट प्रिपेयर करने वाली है, ताकि ये टूल जो है हम उन्हें भी शेयर कर सके। तो उसमें से एक टूल मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप दिन के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, हालांकि शुरुआत में पॉसिबल नहीं है, शुरू में आप 5 क्वेश्चन करो एक दिन में, दूसरे दिन 6 क्वेश्चन करो, या फिर 1 महीने तक कंटिन्यूस 6 क्वेश्चन करो, कंसिस्टेंसी में ना लो, मतलब 1 महीना लगातार आपने 10 क्वेश्चन किया, फिर दूसरे महीने आप लगातार 20 क्वेश्चन करो, ठीक है। अब मैं बोलूँ कल को 50 क्वेश्चन कर लो तो आप नहीं कर पाओगे शायद। अब 50 किलो अगर आप जिम में भी जाके उठाना चाहोगे एक साथ में तो नहीं पॉसिबल होगा। हाँ, लेकिन आप एक दिन आपने 5 किलो उठाया, फिर आप 2 महीने तक 10 किलो उठाए, उसके बाद में 15, 20, एक टाइम आएगा आपका जब आप 50 किलो भी उठा सकते हो जिम में। ठीक उसी तरीके से अगर आप लोगों को 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, पर वो एक मंत्र है, अगर आप लोगों ने 3 से 4 महीने में रोज 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो कंफर्म है आपका रैंक आएगा, अगर आप उस चीज को एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज हमारे कॉलेज वाले बच्चों के लिए। और मैं सर आपसे, विजय सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा सर, जो कॉलेज पास आउट है वो कैसे प्रिपेयर करें, उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? सर अगर कॉलेज पास आउट है तो अगर वो जॉब में है, मैं दोनों को बताता हूँ, अगर वो जॉब में है तो क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और अगर अभी वो ड्रॉप लेके कर रहे हैं तो क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर वो ड्रॉप लेके कर रहे हैं तो पहली चीज उनके पास इतना अच्छा समय है कि वो अगर सोच लें कि मेरे को सिंगल डिजिट रैंक लानी है। लेकिन सर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर इंटरप्ट करूंगा सर, जो बच्चे ड्रॉप लेते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने उनकी ये देखी है कि वो शुरू में इतना तेज भागते हैं कि बाद में वो एक टाइम आता है कि वो थक जाते हैं। तो क्या शुरू में बच्चों को मैं बोल दूं कि फरवरी और मार्च में आप 6-6 घंटे 8-8 घंटे पढ़ो? नो सर, रॉन्ग। देखो 8 घंटे पढ़ना 10 घंटे पढ़ना वो मैटर नहीं करता है, जैसे कि सर ने बोला कंसिस्टेंसी, सर कंसिस्टेंसी मैटर करती है। अगर आप डेली 3-3 घंटे भी पढ़ रहे हो आप बस सोच रहे होंगे कि सर डेली 3 घंटे पढ़ने से क्या होगा, वो मेरा साथ वाला 8 घंटे पढ़ रहा है। तो एक चीज़ और बताऊं, कंसिस्टेंसी के बाद में पैरेलली पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी वर्क करता है। कैसे? अगर मैं आज 8 घंटे पढ़ा, 2 दिन 8 घंटे पढ़ा और बाकी 10 दिन नहीं पढ़ रहा तो कुछ ही नहीं, और एक जो मेरा साथी है वो 3-3 घंटे रोज पढ़ रहा है, तो और वो 15 दिन तक पढ़ रहा है, 20 दिन तक पढ़ रहा है, तो वो ऑब्वियस सी बात है जितना मैं 2 दिन में पढ़ा हूं और बाकी 20 दिन या 10 दिन नहीं पढ़ रहा, मतलब उससे कई गुना ज्यादा आगे आ जाएगा। तो कंसिस्टेंसी पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी जनरेट कर रही है। ये कछुआ और खरगोश वाली कहानी है कि खरगोश इतना तेजी से दौड़ा और फिर बाद में वो कंसिस्टेंट नहीं था, लेकिन कछुआ वो रेस इसलिए जीतता है क्योंकि वो कंसिस्टेंट था। वो हर एक स्टेप रोज, नॉट रोज, वो हर एक स्टेप हर एक समय पे लेता था। तो मेंटेनिंग अ कंसिस्टेंसी इज द की टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन, नॉट इन एग्जामिनेशन बट मेनी थिंग्स टू अचीव इट। एंड जो पास आउट बच्चे हैं और जो जॉब भी कर रहे हैं, ये तो हुई उन वालों की जिन्होंने जॉब नहीं किया है, जो ड्रॉप ले रहे हैं, और जो ड्रॉप भी कर रहे हैं उनके लिए क्या है, देखो उनका 5 डेज वर्किंग रहता है सर मेनली। अब उनको देखो थोड़ा सा तो हार्डवर्क करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है इतिहास में जो कंफर्ट जोन से बाहर आया है उसने पाया है, उसने नई दुनिया देखी, उसने नई दुनिया देखी, उसने इतिहास रचा है। तो कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से बाहर आने का मतलब क्या, ये नहीं कह रहा कि सोना बंद कर दें, आपका जो सैटरडे संडे है उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है। डेली के आपको 2 घंटे अगर आप दे पाओ, क्योंकि देखो आप अपने ऊपर दे रहे हो, आप 2 घंटे दे के एहसान नहीं कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को और बेटर करने के लिए और अच्छी तरीके से जीने के लिए कर रहे हो, और दिस इज द इन्वेस्टमेंट। तो आप अपने ऊपर 2 घंटे रोज प्रिपरेशन करो। वो 2 घंटे कौन से हैं वो आप पे डिपेंड हो सकता है, और इसके साथ साथ जहां आप टाइम यूटिलाइज करते हो, लेट्स सपोज आप वर्किंग हो, तो मैं एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, आपकी कैब आती है, आपका ऑफिस आपके घर से 1 घंटे दूरी पे है या 1.5 घंटा आपको कैब लगता है, अगर आप मेट्रो सिटी में भी रहते हो, 1.5 घंटा जाने का 1.5 घंटा आने का, उस टाइम में भी आप, जरूरी नहीं कि रिवीजन सर 2 प्रकार का होता है, एक तो आप कॉपी किताब लेके बैठ रहे हो, एक मेंटली रिवीजन भी होता है, अपने नोट्स जैसा आपने बताया मोबाइल में है या लिखे हुए हैं, उस कॉपी के साथ साथ रिवीजन करके, यानी टाइम यूटिलाइजेशन, तो उस चीज़ से भी अपन उस टाइम को यूज कर सकते हैं। तो ऐसा ना सोचे कि मैं वर्किंग हूँ, देखो फैमिली कंडीशन भी डिपेंड होती है, तो मैं वर्किंग हूँ तो मैं नहीं कर सकता, ये मेरे लिए नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा और यूटिलाइजेशन टाइम का प्रॉपर मैनर में करना पड़ेगा। तो सर आप ये कहना चाहोगे कि जो बच्चे वर्किंग हैं, जो गेट प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनका मैक्सिमम जो टाइम यूटिलाइजेशन होने वाला है वो सैटरडे और संडे होना चाहिए? यस सर। तो हम इसी समराइज पे आते हैं कि, एंड सर सॉरी फॉर डिस्टर्ब इन बिटवीन, सैटरडे संडे प्लस वीकडेज में जो 2 घंटे और जितना मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, और सर इसके रिजल्ट मिले हैं। आई एम टेलिंग वन स्टोरी, 2020 गेट 2020 है ना,
एक स्टूडेंट जो वर्किंग है किसी कॉर्पोरेट में, अभी मैं नाम बच्चे का डिस्क्लोज नहीं करूंगा और ना ही कंपनी का नाम डिस्क्लोज करूंगा, लेकिन उसकी जॉब के साथ हेक्टिक शेड्यूल था, उसने बताया भी मुझे, उसके बाद भी AIR 229 आया सर। तो ऐसा नहीं है, ये सारे एक्सक्यूज है, मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। लेकिन प्रिपरेशन के साथ भी उस स्टूडेंट का 229 कंप्यूटर साइंस में रैंक आया सर। राइट। तो ये थी हमारी डिस्कशन की समरी कि आप कॉलेज के साथ में कैसे प्रिपेयर कर सकते हो और फिर वर्किंग आवर्स में, या फिर अगर आप ड्रॉप लेके प्रिपेयर कर रहे हो। तो बेसिकली हमारा एक सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है कि आपको रोज से 3 घंटे का स्लॉट बना लो, 2 घंटे का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, उसमें 15 मिनट की रिवीजन और बाकी के जो टाइम बचते हैं उसमें आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो। और वही चीज़ एप्लीकेबल होती है ड्रॉप आउट वाले बच्चों के लिए भी, बट उसमें नंबर ऑफ आवर्स आपके पास ज़्यादा है, तो आप उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लो। और जो वर्किंग है, आप जो है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन सैटरडे और संडे का कर सकते हो, लेकिन जो मंडे टू फ्राइडे आपके पास में जो टाइम है उसमें आप प्रैक्टिस और रिवीजन कर सकते हो। Yes, तो sir. सर यहीं पे क्लोज करते हैं। जी, आई सर। होप बच्चों को ये सारे इनपुट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं पे वैल्यू ऐड करेंगे। यस सर, उनको अपने जो बच्चे का मोस्टली क्वेश्चन रहता है कि सर मैं कैसे करूं, तो आपने काफ़ी सुंदर तरीके से सेकेंड ईयर बच्चे के लिए, जो बच्चा थर्ड ईयर में है, जो फाइनल ईयर में है, पास आउट है, और जो वर्किंग है, उन सभी का आपने उसका सॉल्यूशन उस बच्चे को इस वीडियो में मिल जाएगा सर। Okay, so anything for all of you. Okay, so thank you so much for watching this.